Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of social science, that is exploring society, India and beyond. So in this chapter, we are going to do part 2 of chapter number 9 from the rulers to the ruled types of governments. इसका part 1 हम देख चुके हैं. थीम डी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी का चैप्टर है जो सिविक्स का पार्ट है आपके. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में डेमोक्रेसी क्या होता है ये हमने देखा था, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखे थे, है ना. अब इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज के बारे में जानने वाले हैं. ओके, जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था इंडिया और किसी और कंट्री में है तो डेमोक्रेसी तो है लेकिन इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो जानने वाले हैं. सो कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स हैं पूरी दुनिया में वो हम जानेंगे. तो पहला दिया है डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जो हमने स्कूल का एग्जाम्पल देखा था, है ना, कि एक कमेटी बनानी है, तो हमने देखा था कि सारे स्कूल, हमने 3 ऑप्शंस पे आए थे, लास्ट में बच्चे 3 ऑप्शंस डिसाइड किए थे. पहला था कि जिसमें सारे स्कूल के जो लोग हैं वो सब कमेटी का मेंबर बन जाए, है ना, वो लेकिन वो टफ होगा हैंडल करने के लिए. सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वही होता है वेयर ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रूल्स, रेगुलेशंस एंड फंक्शन, जिसमें सभी सिटीजन, किसी भी कंट्री के सभी नागरिक मिलकर रूल्स, रेगुलेशन और फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. दे पार्टिसिपेट इन ऑल डिसीजंस डायरेक्टली, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. मतलब रूल बनाना है तो सभी बोलेंगे. तो मैंने आपको बताया था कि अगर सभी लोग एक एक चीज बोलने लग जाए तो किसकी बात मानी जाए, इसीलिए हैंडल करना टफ हो जाएगा, है ना. इट्स नॉट ईजी टू हैंडल. सो इन कॉन्टेम्पररी टाइम्स, कॉन्टेम्पररी मतलब आज के समय में, सम काइंड्स ऑफ दिस फॉर्म आर फॉलोड इन फ्यू कंट्री. ये जो डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो फॉलो की जाती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में. क्यों? क्योंकि देखो बहुत बड़ा अगर देश है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो किस किस की बात सुनेंगे, सबकी बात तो हम सुन नहीं सकते, है ना. इसीलिए ये वाला जो डेमोक्रेसी है वो बहुत कम कंट्रीज में फॉलो किया जाता है. जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है स्विट्जरलैंड. ठीक है, लिमिटेशन यानी इस डेमोक्रेसी के, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या खामियां हैं. लिमिटेशन इज दैट इट इज वेरी हार्ड टू कैरी आउट इन प्रैक्टिस. प्रैक्टिस में लाना, इसके थ्रू वर्क करना बहुत टफ है, खासकर लार्ज कंट्रीज में. अभी मैंने आपको बताया बड़ी कंट्रीज होंगी तो पॉपुलेशन ज्यादा होंगी तो ये टफ हो जाता है मैनेज करना. जस्ट एज वी सॉ इन आवर स्कूल स्टोरी, स्कूल वाली स्टोरी में हमने देखा था कि अगर सभी लोग, एवरीवन बिकम्स अ पार्ट ऑफ कमिटी, द डिसीजन मेकिंग एंड वर्किंग ऑन ऑल टास्क स्मूथली विल बी डिफिकल्ट. सभी लोग एक कमिटी का मेंबर बन जाएंगे तो क्या होगा, किसी भी डिसीजन पे आना या किसी पे कंक्लूजन पे आना बहुत टफ हो जाएगा, है ना. इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करना बहुत टफ है. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी देख रहे हैं जिसमें हमने इसका पहला पार्ट देखा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना. अब हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं. सो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा. जस्ट अ मिनट, ये मैं इरेज कर देती हूँ. सो हमने देखा फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें हमने पहला देख लिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब दूसरा क्या है, सो दूसरा दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. वो स्कूल वाले एग्जाम्पल में थर्ड वाला ऑप्शन है ना, कि हमने हर क्लास से, एक क्लास है 7th क्लास, तो इसमें बहुत से बच्चे हैं, इन्होंने अपना एक लीडर चुन लिया, फिर 8th क्लास ने अपना एक लीडर चुन लिया, है ना, ये 7th 8th है ऐसे. सो ये क्या हो गया, ये जो बच्चा है ये इस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. कोई भी प्रॉब्लम है इस क्लास की, कुछ चेंजेस चाहिए तो ये बच्चा आगे बात को रखेगा कमिटी में. ऐसे ही 8th क्लास के लिए ये वाला बच्चा रखेगा, है ना. सो ये क्या कर रहा है, ये वाला जो बच्चा है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. इसीलिए इस टाइप की डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इन विच द पीपल एलेक्ट. पीपल क्या करते हैं, सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आप याद रखना, लास्ट पार्ट में भी मैंने बताया था. इसका मतलब क्या होता है, राइट टू वोट, वोटिंग का अधिकार मिलना. ठीक है. सो हम कैसे चुनते हैं, वोटिंग के थ्रू चुनते हैं. जैसे हम अपने इंडिया में अगर देखें थोड़े थोड़े समय में इलेक्शन होते रहते हैं ना, वहां से हम इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जस्ट लाइक इन इंडिया. इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द पीपल डू नॉट डायरेक्टली गवर्न. लोग डायरेक्टली जाके, ये जो पूरे लोग हैं इस क्लास के जो बच्चे हैं, लेट मी चेंज द कलर, इस क्लास के जो बच्चे हैं सारे, ये सारे रूल नहीं करेंगे, है ना, वही लिखा है डू नॉट डायरेक्टली गवर्न. ये सारे बच्चे डायरेक्टली गवर्न नहीं करेंगे बल्कि एक पर्सन को चुनेंगे, वो एक पर्सन जाके इन लोगों के लिए अपनी बात को रखेगा. बट गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल टू पीपल. लेकिन ये जो गवर्नमेंट है मतलब
एक ही से हम समझ लेते हैं। मतलब ये जो पर्सन है जिसको चुना गया है ये हमेशा जवाबदेह होगा इसको। मान लो कि 8th क्लास के बच्चों ने कोई बात कही इसको कि तुम्हें कमेटी में ये बोलना है और इसने जाके नहीं बोली, तो 8th क्लास के बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि तुमने क्यों नहीं बोला, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में क्यों नहीं बताया कमेटी में। तो ये किसको आंसर करेगा? 8th क्लास के टोटल बच्चे को। ऐसे ही गवर्नमेंट इंडिया में चुनी गई, तो इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने इलेक्शन के थ्रू चुना, तो जो लोग हैं उसके प्रति जवाबदेह होती है गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मतलब कुछ भी होगा तो पीपल जो है, लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल हु हैव इलेक्टेड देम। जिन लोगों ने गवर्नमेंट को चुना है उन लोगों के प्रति गवर्नमेंट को आंसरेबल होना पड़ता है। ठीक है, अब जो हमने ये लीडर चुना, 8th क्लास का एक व्यक्ति चुना, इसको किस प्रोसेस से चुना? इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किया है ना। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन बहुत इंटीग्रल मतलब अभिन्न, बिल्कुल इलेक्शंस के थ्रू ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर्क करती है, जिसमें लोग एक्सप्रेस करते हैं अपनी चॉइसेस के बारे में, राइट। किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है लोग कैसे बताएंगे? सो इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन में वो वोटिंग करेंगे किसके थ्रू? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये मैंने बताया है ना कि पूरे सभी जो व्यक्ति हैं इंडिया में उनको एक अधिकार है एक एज के बाद, मतलब 18 साल से जो ज्यादा के बच्चे हैं या 18 साल से जो बड़े हैं या 18 साल के हैं, वो वोटिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसी प्रोसेस के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू ही वो अपने चॉइसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि किसे वो चुनना चाहते हैं किसे नहीं। टू अकम्प्लिश दिस इलेक्शन हैव इन रेगुलर एंड फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसीलिए इलेक्शन समय समय पर होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट बन गई और वो हमेशा के लिए चलेगी, नहीं, हो सकता है थोड़े समय तक तो वो अच्छा काम करे लेकिन उसके बाद फिर वो खराब काम करने लगे, तो इसका चेक कौन रखेगा? इसीलिए फिर से इलेक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर फिर से लोग वोट करेंगे, अगर इस वाली गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया तो फिर से चुन सकते हैं लोग उसको, अगर अच्छा काम नहीं किया तो लोग अगली बार उसको नहीं चुनेंगे, है ना। इसीलिए इलेक्शन हमेशा थोड़े थोड़े रेगुलर मतलब हमेशा और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे होते हैं। एक टाइम डिसाइड होता है जिसके अंतराल पे इलेक्शन होंगे। सो इंडिया में ये जो जनरल इलेक्शन है कितने समय पे होते हैं? 5 ईयर्स पे, हर 5-5 साल पे इलेक्शंस होते हैं। और यूएसए यानी अमेरिका में ये हमेशा 4 ईयर्स पे होते हैं, हर 4-4 साल पे इलेक्शंस होते हैं। ये पैराग्राफ आगे दिया गया है, चलिए देखते हैं। सो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज टुडे आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, पहला हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखा, दूसरा हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देख रहे हैं। हमने देखा डायरेक्ट डेमोक्रेसीज बहुत कम कंट्रीज में है, जैसे स्विट्जरलैंड का एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, है ना। लेकिन ये जो हमने अभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, ये बहुत सारी कंट्रीज में पाया जाता है ना। लेकिन इसके भी फंक्शन करने के तरीके बहुत डिफरेंट है। ऐसा नहीं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो हर देश में एक जैसी है, नहीं, इसके भी फंक्शंस डिफरेंट है, जिसमें से 2 तरीके यहाँ पर हमें नीचे दिए गए हैं। मतलब पहला था हमारा फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। दूसरा हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला ये दिया हुआ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा नेक्स्ट ये ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो नाम से इटसेल्फ इट इज क्लियर कि पार्लियामेंट्री में पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट होगा, जो हमारे इंडिया का सदन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पार्लियामेंट बिल्डिंग आप लोगों ने देखी होगी। सो इस टाइप की डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी। मैंने बताया था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग बॉडी और एग्जीक्यूटिव मतलब जो उस लॉ को, जो लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ने उसको पूरा करा रही है, इंप्लीमेंट करा रही है ना। सो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो लोग उस लॉ को पूरा कराते हैं। जैसे कि इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये लॉ को पूरा कराते हैं। और ये क्या है? ये मेंबर्स भी होते हैं पार्लियामेंट के। देखो इसको अगर आसान भाषा में समझना हो, ये हमारे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, कुछ इस तरीके की गोल है, आप देखेंगे, है ना। इमेजेस आपने देखी होगी न्यूज वगैरह में। सो इस तरीके से कुछ है पार्लियामेंट की बिल्डिंग। इसमें हाउसेस हैं, हाउसेस यानी 2 सदन है, एक लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। ये सब आगे दिया हुआ है, मैं फिर से रीड करूंगी लेकिन अभी एक बार को समझ लीजिए। लोकसभा एंड दूसरा है राज्यसभा, इसे हम अपर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है।
तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो मेंबर लोअर हाउस के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, जो इस पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। इस डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, मतलब इस हाउस में कुछ लोग होंगे, इस हाउस में कुछ लोग होंगे जो चुन के भेजे गए हैं, है ना, इलेक्शंस के थ्रू। अब इनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MOP, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये तो लेजिस्लेचर के भी पार्ट हैं। ये पार्लियामेंट क्या है हमारा, लेजिस्लेचर, यही तो लॉ बनाता है ना। लेजिस्लेचर के भी पार्ट है और एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट है, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, ये लेजिस्लेचर के भी पार्ट हैं। कैसे, देखो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के पार्ट है ना, और ये एग्जीक्यूटिव भी है, मतलब यही लोग रूल भी फॉलो करवाते हैं, है ना। दो सदन हुए पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड जो मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सारे लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं। और सेकेंड थिंग इज कि ये यही रूल को फॉलो भी कराते हैं, है ना, यानी एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं वोटिंग इन इंडिया, इस तरीके से जब हम वोट कास्ट करते हैं तो मार्क हमारी फिंगर पे लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है आपको पता है, ताकि जो ये ना जो इंक होती है ये थोड़े दिनों तक हमारी फिंगर पे रहती है, एकदम से आप उसको धो नहीं सकते, है ना। तो ये इसलिए होता है कि एक व्यक्ति एक ही बार वोट कास्ट कर सके, राइट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, मतलब रूल को फॉलो भी कराते हैं, और लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अभी हमने ये पढ़ा, ये अकाउंटेबल होते हैं किसको, लेजिस्लेचर को, एंड कंटिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। जो मैंने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, इसमें लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ, मान लो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है जो लोकसभा में रूल बना रही है ना, जो अभी मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको जवाबदेह होंगे, कोई भी एक्शन होगा, ये कोई भी काम करेंगे तो ये जवाब किसको देंगे, लोकसभा को, है ना, क्योंकि इस लोकसभा में इनकी ज्यादा मेजॉरिटी है। जैसे मान लो लोकसभा में 10 लोग हैं टोटल, तो 10 में से 6 इनके लोग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, इनके पास कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब होता है जिस हाउस में जो गवर्नमेंट है या जो भी पावर में है उसके पास मेजॉरिटी यानी ज्यादा सीट्स होल्ड कर रहे हैं, तो ज्यादा लोगों ने उन्हें चुना है, इसीलिए वो इस हाउस में रूल कर रहे हैं, है ना। अगर ये कोई भी एक्शन लेते हैं तो इनको किसको जवाब देना पड़ेगा, लोकसभा को। ये अकाउंटेबल होंगे, अकाउंटेबिलिटी अभी हमने लास्ट पेज पे पढ़ा। वही दिया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर को, ये लेजिस्लेचर ही तो है, इसको अकाउंटेबल होते हैं जैसे कि लोकसभा, है ना। इन इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब कॉन्फिडेंस हो। तो इंडिया के केस में वो कॉन्फिडेंस किस हाउस में होना चाहिए, लोकसभा के हाउस में, है ना। इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी वर्क कर सकती है जब ये जो मैंने लोकसभा वाला हाउस बताया उसमें उसके पास कॉन्फिडेंस हो। ठीक, कॉन्फिडेंस मतलब आप समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस मतलब होता है मेजॉरिटी, मतलब ज्यादा लोग वहां पर सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। ये होता है कि कोई बिल या कोई लॉ उन्होंने बनाया तो इस हाउस के ज्यादातर लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो, 50 से ज्यादा, ठीक। अब वो 50 से ज्यादा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्या प्रोसेस होता है लॉ को एक्सेप्ट करने का, वो सब चीजें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट द लेजिस्लेचर बट नॉट द एग्जीक्यूटिव, सिलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बिकम मिनिस्टर। अच्छा, ये जो लोकसभा के मेंबर है या राज्यसभा के मेंबर है, तो अभी हम लोकसभा की बात करते हैं। तो लोगों ने ये जो इलेक्शन प्रोसेस हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट वाले पेज पे, इस इलेक्शन से किसको चुना होगा, इलेक्शन से लोगों ने लेजिस्लेचर को चुना होगा। ये लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी है जहां पे लॉ बनाए जाते हैं, इसके मेंबर्स को लोगों ने चुना। अब एग्जीक्यूटिव, ये लोग जो लॉ को पूरा करा रहे हैं वो कहां से आए, तो लेजिस्लेचर में से कुछ सेलेक्टेड लोगों को, जैसे मैंने बताया मान लो 10 लोग हैं, तो टोटल 10 लोग तो लॉ इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे ना, तो इस केस में इस 10 में से कुछ लोगों को चुन लिया जाता है और उसको फिर मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे लोकसभा के सारे मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, MOP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ सेलेक्टेड लोगों को हम चुन लेते हैं और क्या बना देते हैं, मिनिस्टर्स बना देते हैं, ठीक।
मिनिस्टर्स बना देते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अब एक लाइन बस समझ लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये क्या है? लेजिस्लेचर, लॉ बनाते हैं। ये जो मिनिस्टर्स हैं ये क्या है? एग्जीक्यूटिव, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमने देख लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। एक जगह पर पहले मैं इन दोनों में कंपैरिजन बता देती हूँ, तब आगे रीड करेंगे। तो हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट। अभी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसके दो टाइप्स हम देख रहे हैं। पहला क्या पढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म, अभी मैंने आपको समझाया। और दूसरा देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म, है ना। इसमें क्या डिफरेंस है? तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो 3 ऑर्गन्स मैंने बताया गवर्नमेंट्स के, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना। और यहाँ पर प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। अभी जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये जो 2 ऑर्गन्स हैं ये अलग अलग नहीं होते हैं बल्कि साथ में काम करते हैं। ओके, टुगेदर दे वर्क, है ना। पूरी तरीके से ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में मैंने आपको बताया। सेपरेशन ऑफ पावर के सबके अलग अलग रोल्स होते हैं, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होते, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जो लॉ बनाते हैं, है ना, वो कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इनमें से ही हम एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, जो कि इन लॉ को पूरा करवाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का काम देखते हैं। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स या एग्जीक्यूटिव, ये सारे जुड़े हुए हैं। सो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में लिंक्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। सो इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आप देखोगे कि सेपरेशन ऑफ पावर इतनी अच्छे से वर्क नहीं करता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होता है ये बिल्कुल अलग होता है ना, ये लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग होता है। सो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर बहुत अच्छे से वर्क करता है, या इसको एसओपी भी लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल जो मैंने अभी बताया, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव वर्क्स इंडिपेंडेंटली, ये बिल्कुल अलग वर्क करते हैं लेजिस्लेचर से। समझ में आ गया आपको? मैंने अभी समझाया था। प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल। प्रेसिडेंट डज नॉट नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर हिज और हर पोजीशन। उसके जो सीनेट हमने पढ़ा था, है ना, 2 हाउसेस पढ़े थे यूएसए के, उनमें उसका कॉन्फिडेंस होना जरूरी नहीं है। मतलब ज्यादा लोग उसको सपोर्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये दोनों ही अलग वर्क करते हैं। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया, states within the country such as Rajasthan or Kerala have their own governments but they are not completely independent. So हमारा जैसे स्टेट, हमारी कंट्री है जैसे इंडिया, तो पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, छोटे छोटे, है ना, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरला, कर्नाटका। सो इन सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग देश है। देखिए इस तरीके से मैंने कुछ इंडिया का मैप बनाया। अब इसमें अलग अलग राज्य हैं, स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है, कर्नाटका है, केरला है, देन तमिलनाडु है ना, बहुत सारे राज्य हैं। तो ये सभी राज्यों में अपनी अपनी सरकार है, अलग अलग गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये देश से अलग काम कर रहे हैं। देश मेन है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। मतलब जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके जो रूल्स हैं वो पूरी इंडिया पे लागू होंगे। तो ये छोटे छोटे जो रेड डॉट्स बनाए, स्टेट्स बनाए मैंने, ये क्यों बनाए गए? ताकि जब इतना बड़ा इंडिया है तो उस एक ही गवर्नमेंट उसका अगर सारा ध्यान रखेगी तो इतने अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको छोटे छोटे सेक्टर्स में, ऐसे स्टेट्स में बांट दिया गया, ताकि ये जो गवर्नमेंट है, एक डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उस एरिया को मैनेज करे, है ना। सो दे आर स्टिल गवर्न्ड बाय लार्जर नेशनल गवर्नमेंट, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये छोटे छोटे स्टेट्स अपने स्टेट्स को तो संभाल रहे हैं, लेकिन ये देश से अलग नहीं है, कंट्री के
अंदर ही वर्क कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो मेन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इसके अंदर ही वर्क कर रहे हैं. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंसेस फ्रॉम 9.1 ऑन फेसिंग पेज. एक टेबल दिया गया है 9.1, उसमें जो अलग अलग हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आगे समराइज करके दिया हुआ है. चलिए देखते हैं. सो डोंट मिस आउट. वी स्टेटेड इन द बिगनिंग democracies have evolved over time, so have their characteristics. Even today there are a lot of differences in the functioning of these democracies. It is useful to remember that when these countries adopted democracies, they may not have had all the principles of democracy as we understand them today. For example, effective universal adult suffrage in the UK happened in 1928 and in USA by सो हमने देखा, शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी आज जैसी दिखती है हर जगह पे वैसी नहीं थी, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है ना. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या सारे जो प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसीज के, वो शुरू से नहीं है. कंट्रीज ने धीरे धीरे एडॉप्ट किए हैं इन प्रिंसिपल्स को, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसीज को. जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि UAF या UAS, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, कि सभी लोगों को जो एक पर्टिकुलर एज से ज्यादा है उनको राइट ऑफ वोट मिलना. ये जरूरी नहीं है जब से देश में डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई हो. जैसे USA में मान लो 1787 में स्टार्ट हुई है ना, क्या डेमोक्रेसी वहां पर है 1787 AD से, लेकिन वहां पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कब से आया, मतलब विमेन मैन सबको वोटिंग राइट्स कब से मिले, 1965 से, है ना. ऐसे यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया है कि यूके में ये स्टार्ट हुआ 1928 में, इंडिया में 1947 में, जर्मनी में 1949 में, केन्या में 1964 में, नेपाल में 2008 में. ये बहुत रीसेंट है. ये क्या दिया हुआ है, डेट्स क्या है, ये स्विट्जरलैंड का यहाँ दिया हुआ 1848. मतलब इन कंट्रीज में इस ईयर में, है ना, हमारे यहाँ पर 1947 में क्या एस्टैब्लिश हुई, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई. ठीक है, लोकतंत्र स्टार्ट हुआ. ये डेट्स दी गई है. चलिए अब आगे रीड करते हैं. व्हाट डू दीज टर्म्स मीन. ये जो टर्म्स नीचे दिए गए हैं मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इन टर्म्स का क्या मतलब है. वैसे तो मैं समझा चुकी हूँ, एक एक करके देखते हैं. सो एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, जो वो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ जो बनाए हैं लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, यानी पूरा करवाने के लिए. ठीक है, बट द प्रोसेस ऑफ इट्स इलेक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज. एग्जीक्यूटिव की जो इलेक्शंस होते हैं उनके प्रोसेस हर कंट्रीज में अलग अलग होते हैं. अब लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं. तो लेजिस्लेचर वो बॉडी है गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबल है लॉ बनाने के लिए. ठीक, इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. हर कंट्री में इसके अलग अलग नाम है. इंडिया में हम क्या बोलते हैं लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट. USA में क्या बोलते हैं, कांग्रेस. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इट हैज 2 हाउसेस. बहुत सारी डेमोक्रेसीज में हर लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. तो ये हमने लेजिस्लेचर पढ़ लिया. अब यहाँ दिया है अपर हाउस और लोअर हाउस. अब इसका आंसर यहीं पर आपको मिल जाएगा. इन मोस्ट कंट्रीज द लोअर हाउस इज इलेक्टेड बाय डायरेक्ट वोटिंग. लोअर हाउस जो होता है L से याद रख सकते हैं. इंडिया में लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं. ठीक है, सो लोअर हाउसेज में डायरेक्ट वोटिंग, मतलब हम जो लोग हैं, पीपल हैं, वो डायरेक्ट वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे इंडिया से लोगों को चुनकर हम लेजिस्लेचर का मेंबर बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं. ठीक है, एंड इज जनरली मोर पावरफुल देन द अपर हाउस. लोअर हाउस जो होता है, क्योंकि लोगों ने डायरेक्ट इनको चुना है, इसीलिए ज्यादा पावरफुल होता है अपर हाउस से, विच इज फॉर्म्ड ईदर बाय इलेक्शन और नॉमिनेशन. अपर हाउस से ज्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि लोअर हाउस में मैंने आपको अभी बताया लोग चुनते हैं, है ना, मेंबर्स को. और अपर हाउस में क्या होता है, इसमें इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन उसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते और नॉमिनेशन के थ्रू भी मेंबर्स जाते हैं. नॉमिनेशन यानी किसी व्यक्ति ने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया तो उसको भी नॉमिनेट करके अपर हाउस का मेंबर बना दिया जाता है. दीज हाउसेज आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. इंडिया में लोअर हाउस को लोकसभा, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं. अब एक टर्म मैंने अभी आपको लास्ट पेज पे बताया था, सेपरेशन ऑफ पावर, की हर जो बॉडी है वो अलग अलग वर्क करेगी, है ना. ऑर्गन्स क्या है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं एंड डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स फंक्शन. एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उसी को सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है. अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में अच्छे से वर्क करता है, इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि USA इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसके बारे में यहाँ दिया है. इंस्टीट्यूशन यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव,
लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इंडिया के केस में एग्जीक्यूटिव कौन है, मतलब लॉ को पूरा कौन कराते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लॉ बनाते कौन है, तो लोअर हाउस है ना, लोकसभा जिसे बोलते हैं, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं अपर हाउस से, जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है इससे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में वर्क करता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इतने अच्छे से सेपरेट नहीं होते हैं, दे आर लिंक्ड, ठीक है। यूएसए में प्रेसिडेंट है जो लॉ को पूरा कराते हैं, इक्वल पावर होती है दोनों हाउसेस में, अपर हाउस जिसे हम सीनेट कहते हैं और लोअर हाउस जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। जुडिशरी इसमें इंडिपेंडेंट होती है एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से पूरी तरीके से, ठीक। साउथ कोरिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, सिंगल हाउस है, यहाँ दो हाउसेस नहीं है, नेशनल असेंबली जिसे कहा जाता है, और इंडिपेंडेंट होते हैं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से। तो यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ पावर है। फिर ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे देश की तरह होता है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे इक्वल पावर दी गई है, अपर हाउस जिसे सीनेट कहा जाता है, लोअर हाउस जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, बिल्कुल यूएसए की तरह, है ना, यहाँ पर भी हमने देखा था। और इसमें इंडिपेंडेंट होती है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से, इसमें भी सेपरेशन ऑफ पावर वर्क करता है। ओके, अब दो हमें खुद से बताने हैं, तो यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का गवर्नमेंट रहता है, बाइकैमरल होता है, मतलब दो हाउसेस होते हैं, नेशनल असेंबली जिसे लोअर हाउस कहते हैं, सीनेट को अपर हाउस कहते हैं। जुडिशरी है इंडिपेंडेंट और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। ऐसे जापान में प्राइम मिनिस्टर होते हैं एग्जीक्यूटिव और बाइकैमरल हाउसेस है, बाइकैमरल मतलब दो हाउसेस है ना, लोअर हाउस और अपर हाउस, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ पावर वर्क करता है। ओके, सो इन चीजों में सिमिलैरिटीज हमने क्या देखी कि ऑल कंट्रीज फॉलो द सेपरेशन ऑफ पावर, सभी कंट्रीज में सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो हो रहा है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब दो हाउसेस हैं, सिर्फ एक का ही हमने पढ़ा जिसमें एक हाउस है ना, बाकी लगभग सभी डेमोक्रेसीज में दो हाउसेस होते हैं लेजिस्लेचर के। एग्जीक्यूटिव की जो पावर है या तो प्रेसिडेंट के पास होती है जैसे यूएसए और फ्रांस में, या प्राइम मिनिस्टर के पास जैसे इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में। डिफरेंसेस क्या क्या है इसमें कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो यूएसए और फ्रांस में है, इसमें एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होते हैं, जो मैंने आपको ब्लैंक स्लाइड पे समझाया। पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे इंडिया में है वहां, और जापान ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर एग्जीक्यूटिव ही लेजिस्लेचर बनाते हैं। फिर लेजिस्लेचर का जो स्ट्रक्चर है, साउथ कोरिया में हमने देखा यूनिकैमरल है, मतलब एक ही हाउस है, बाकी सब में बाइकैमरल हमने देखे। बाइकैमरल मतलब दो हाउसेस है। डिग्री ऑफ पावर बिटवीन टू हाउसेस, तो ये हमने देखा कि लोकसभा स्ट्रॉन्गर है इंडिया के केस में, वाइल हाउसेस आर इक्वल इन यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। सो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें लोअर हाउस जो है, लोकसभा जो है, वो अपर हाउस से स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा पावरफुल है। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में देखा कि इनकी इक्वल पावर्स है ना। सो ये कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हमने देखी। सो ये जो हमने अभी एक्सरसाइज देखी, इससे हमें क्या पता चला, एक अंडरस्टैंडिंग मिली कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैसे डिफरेंट वेज में इनके फॉर्मेशन होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं। Along with this, the relationship between the three organs of government also differ. तीनों जो organs है, legislative, executive और judiciary, इनके relationship आपस में different होते हैं सभी democracies में। But as we read in beginning, some characteristics like equality, freedom, universal adult franchise remain the same in all democracies. सभी डेमोक्रेसीज में कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेमोक्रेसी के, वो इक्वल होते हैं। जैसे सब जगह पे समानता का अधिकार दिया गया, लोगों को फ्रीडम दी गई है, आजादी की अपनी बातों को रख सके। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की सभी को राइट टू वोट दिया गया है। ओके, चलिए अब आगे रीड करते हैं। अ पीक इनटू हिस्ट्री, शुरू में इतिहास में क्या इसका रोल रहा है डेमोक्रेसीज का इंडिया में, वो पढ़ेंगे। तो अर्ली रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिसका जो हेड होता है वो कोई मोनार्कियल नहीं होता, मतलब जैसे राजा का हमने क्या पढ़ा था कि उसी के फैमिली से कोई अगला रूलर बनेगा, किंग या क्वीन बनेगा, है ना। लेकिन जिस कंट्री में ये इसको, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, जिसमें राजा की फैमिली से कोई ना कोई शासन को संभाल रहा है, तो मोनार्की, ठीक है। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है कि इसमें जो हेड है स्टेट का, हेड ऑफ स्टेट, उसको इलेक्ट किया जाता है ना, इलेक्शंस के थ्रू उसको चुना जाता है। ऐसे नहीं, मोनार्क जैसा नहीं होता कि राजा है उसी की फैमिली से कोई राजा बन गया। सो रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच हेड ऑफ स्टेट, इंडिया के केस में हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। सो प्रेसिडेंट किसी एक फैमिली से नहीं है, बल्कि
अभी हमारे कौन प्रेसिडेंट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सो प्रेसिडेंट की फैमिली से ही अगला प्रेसिडेंट नहीं बनेगा बल्कि इलेक्शंस होंगे, है ना। इट इज इलेक्टेड एंड नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क। हेरिडिटरी मतलब कि सेम फैमिली से कोई मेंबर आगे चल के मोनार्क, राजा या रानी बन रहे, ठीक। दिस वाज द केस इन एटलीस्ट 2 ऑफ इंडियाज एंशिएंट महाजनपद। 2 महाजनपद के बारे में यहाँ दिया हुआ है जो हमने न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ा था। एक है वज्जी, जिसे वृजी भी कहते हैं, और दूसरा लिच्छवी क्लैन इन पर्टिकुलर। ये इन्होंने प्रैक्टिस किया था क्या, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते थे। लीडर्स वर चोजन, जो लीडर्स होते थे, नेता होते थे, वो चुने जाते थे बेस्ड ऑन मेरिट रेदर देन ऑन बर्थ। किंग में क्या हो रहा है, बर्थ के हिसाब से आगे का पर्सन चुना जा रहा है। जो इनकी फैमिली में बर्थ लेगा, जन्म लेगा, वही आगे राजा या रानी बनेगा। लेकिन इन दोनों महाजनपद में, वृज्जी में और लिच्छवी क्लैन में, यहाँ पर क्या होता था, राजा या जो लीडर्स हैं उनको चुना जाता था मेरिट के बेसिस पे। मेरिट यानी वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ना कि बर्थ के बेसिस पे। की पोजीशन, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी मंत्री की या फिर अदर कोई पोजीशन, वो सारे इलेक्शन से उन पोजीशंस को फिल किया जाता था। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस क्लैंस मेट रेगुलरली टू एड्रेस इश्यूज, डेवलप सॉल्यूशंस टू इंश्योर द पीपल्स वेलफेयर। एज अ रिजल्ट सच स्टेट्स हैव बीन कॉल्ड अर्ली रिपब्लिक्स। लोग मिलते थे, बैठकर जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, इश्यूज हुआ करते थे, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किया करते थे, लोगों की भलाई का काम किया करते थे। इसीलिए ऐसी जो महाजनपद है उनको हम क्या कहते हैं, अर्ली रिपब्लिक्स। यहाँ पे हमें रिपब्लिक चीजें देखने को, रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, ना कि हेरिडिटरी, वो अपनी फैमिली को एक्सटेंड करते हैं। इंडीड द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल हैज बीन वैल्यूड एंड अपहेल्ड इन इंडिया थ्रू एजेस इवन व्हेन द पावर वाज इन हैंड ऑफ किंग और क्वीन। ऐसा नहीं है कि जहां पर राजा और रानी का शासन था वहां पर लोगों की आवाज को सुना नहीं जाता था, नहीं, कॉमन लोगों की वॉइस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था शुरू से ही। अ रिमार्केबल एग्जाम्पल फ्रॉम चोला पीरियड। चोला पीरियड सदर्न इंडिया का पार्ट है। ये उत्तर मेरूर एक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन देख सकते हो आप। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है किसी हार्ड सरफेस पे कुछ, जैसे ये पत्थर है, इस पे कुछ खुदाई करके लिखा गया, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। ये 10th सेंचुरी सीई का जो तमिलनाडु से लिया गया ये इंस्क्रिप्शन दिया गया है, जो हमें एक डिटेल देता है अबाउट द इलेक्शन ऑफ मेंबर टू द विलेज सभा, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हुआ करती थी। सभा एक बॉडी होती थी जिसमें एल्डर जो पीपल हैं गांव के, वो लोग बैठते थे और कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। तो इसके जो मेंबर्स हैं, इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि जो सभा है इसके मेंबर्स को इलेक्शन के थ्रू चुना जाता था, ठीक है। वी लर्न अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग सील्ड बैलेट बॉक्सेस, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, देयर ड्यूटीज एंड द कंडीशंस दैट कुड लीड टू देयर डिसमिसल। ये जो मेंबर्स हैं इनको जो इलेक्शन किस तरीके से होता था वो सब इसमें लिखा हुआ है कि एक बॉक्स होता था, बैलेट बॉक्स, जिसमें वोट कास्ट करके रख दिया जाता था, बाद में काउंटिंग्स होती थी। जो मेंबर्स हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी लीडर बन जाएगा, इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी चीजें बताई गई हैं इस इंस्क्रिप्शन में। फिर क्या ऐसी चीजें ये करेंगे कि जिसकी वजह से इनको डिसमिस किया जा सकता है, कौन से काम ये करेंगे जिसकी वजह से, जैसे मान लो करप्शन कर रहे तो इनको डिसमिस किया जा सकता है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ऐसी कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से उनको डिसमिस किया जा सकता है, वो सब इसमें दिया हुआ है। ओके, नाउ आगे देख लेते हैं। सो फॉर इंस्टेंस मेंबर वुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड। देखो मैंने अब आपको बताया ही है ना, तुरंत हटा दिया जाता था अगर वो करप्शन में इंडल्ज है तो ऐसे कुछ एक्शंस भी दिए गए हैं उसमें। दे वर रिपब्लिक्स इन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू। दुनिया के बाकी हिस्सों में भी हमें रिपब्लिक्स देखने को मिलते हैं। 5वीं और 4th सेंचुरी बीसीई में रोम और ग्रीस भी क्या थे, रिपब्लिकन कंट्रीज थे। इन सम रीजन ऑफ ग्रीस फ्री मैन कुड वोट बट विमेन, वर्कर एंड स्लेव्स कुड नॉट वोट। ग्रीस में भी रिपब्लिकन कंट्री थी लेकिन वहां पे यूएएस नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था, सभी लोग वोट नहीं कर सकते थे। सिर्फ फ्री मैन जो आजाद व्यक्ति है वही वोट कर सकते थे, लेकिन विमेन, औरतें, वर्कर्स जो लेबर्स हैं, या स्लेव यानी दास और दासी, जो कि फोर्सफुली वर्क कराए जाते थे और दूसरों का उनको कहना मानना पड़ता था। ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, एंड इज कंसिडर्ड टू बी देयर प्रॉपर्टी, कि किसी ने खरीद लिया किसी व्यक्ति को और उससे जबरदस्ती काम करा सकते हैं, तो उन पर्सन को हम दास दासी कहते हैं या स्लेव कहते हैं। so, इनके पास, विमेन के पास, देखो यहाँ लिखा है विमेन के पास, वर्कर्स के पास और स्लेव्स के पास ग्रीस में वोटिंग राइट्स नहीं थे। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का इनको नहीं बनाया गया था पार्ट। अदर एरियाज हैड अ सिस्टम वेयर only a small privileged groups could vote or make decision। और जो दुनिया के अलग अलग हिस्से हैं उसमें ऐसे व्यवस्था थी कि ये मान लो कोई कंट्री है तो इसका कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ही है, कोई अमीर है उनका ग्रुप बन गया, या कुछ प्रिविलेज लोग ही थे जिनके पास सुविधाएं हैं, उनको वोट के
अधिकार मिले हुए थे कि वो वोट कर सकते हैं या फिर कोई डिसीजन ले सकते हैं, सबको ये अधिकार नहीं दिए गए थे। वही हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई समय के साथ, है ना, इवोल्यूशन हुआ है डेमोक्रेसी का। So with this students, we are done with part 2 of chapter number 9, that is from the rulers to the rule types of government. So 2 parts हमने देख लिए हैं, चैप्टर थोड़ा लेंदी है। थर्ड पार्ट में इस चैप्टर को हम पूरा कवर कर लेंगे, बुक की एक्सरसाइज वगैरह देख लेंगे और लास्ट पार्ट में एक्स्ट्रा नोट्स और एक्स्ट्रा समरी वगैरह देख लेंगे, ठीक है। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.